नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द संतोष भारतीय शो। मुस्कुराई क्या आप हिंदुस्तान में हैं। और आज मुस्कुराने का सही मौका है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो दिल्ली का एक दरवाजा है उत्तर प्रदेश से आने वालों का, वहां पर टेंट लग गया है। अच्छा बड़ा टेंट जो धूप को रोकेगा, गर्मी को रोकेगा। और टेंट लगते ही वहां पर एक बड़ी संख्या टेंट के नीचे बैठी दिखाई दे रही, जो फोटो आज मेरे पास आया है। फिर मैंने फोन पे बात की तो ये पता चला कि चूंकि गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी से घबरा करके लोग आसपास के पेड़ों के नीचे या जो जगह जहां धूप से बच सके वहां पहुंच जाते हैं। कुछ धूप तो बढ़नी है और धूप उतनी ही सख्त होनी है जितनी सख्त सर्दी थी। जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री तक सर्दी गई थी और किसान नहीं हटे थे, उसी तरीके से गर्मी भी इस बार 40, 45, 50 तक जा सकती है। किसान नहीं हटेंगे। किसानों ने उसका थोड़ा सा इंतजाम किया है, एक टेंट लगा लिया है गाजीपुर बॉर्डर पर जहां उनका मंच है, और उस टेंट में किसान बैठे हुए हैं। मैंने जब पूछा तो मुझे बताया गया कि किसान इसलिए आ गए क्योंकि टेलीविजन चैनलों ने ये शो मचाना शुरू कर दिया था, दरबारी चैनलों, कि ये किसान आने कम हो गए हैं, किसान वापस चले गए हैं। जिसके ऊपर किसानों ने कहा कि ये हमारी रणनीति है, हम जाएंगे, अपने खेत में काम करेंगे, वापस आएंगे। लेकिन अब उन लोगों ने तय किया है कि हम गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या कम होने ही नहीं देंगे। जैसे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर है, संख्या नहीं कम होने देंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप मुस्कुराइए। और मैं जिस एक चीज को देख रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं कि किसान जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं। आज मैंने अपने लोगों को भेजा था टिकरी बॉर्डर पर, खासकर वो वहां से फिर सिंघू बॉर्डर चले गए, गाजीपुर बॉर्डर नहीं गए। मैंने उनसे कहा कि आप एक तरफ से किसानों से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो लोग उन सवालों पर क्या कहते हैं जो उनके नेता कह रहे हैं, और सरकार के आरोप पर या भारतीय जनता पार्टी के या कुछ उन लोगों के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो इन किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना आंदोलन समाप्त कर दो। उन्होंने पुनः इस बात की पुष्टि की कि एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने तीसरी मांग रखी है। 2 मांगे। पहली मांग, तीनों कृषि कानून रद्द करो। और कृषि कानून क्यों रद्द करो उसके बारे में ये सारे किसान, साधारण और महिलाएं और नौजवान, किसान तो है ही हैं, पर उनके परिवार के लोग भी एक ही बात कह रहे हैं, ये काले कानून रद्द करो। कुछ लोग तो थोड़ी गुस्से की भाषा होती है, उस गुस्से की भाषा में कह रहे हैं कि हमने क्या सोच के चुना था और हमें क्या मिल गया। हमने हीरा सोच के चुना था, लेकिन हमें तो कोयले से भी घटिया कंकड़ मिल गया। आप समझ लीजिए वो किसके लिए कह रहे हैं। एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं, हमको समझौता करना चाहिए, हमको अपने घर जाना चाहिए। किसान लगातार कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे, अपनी मांगों के ऊपर हम शांतिपूर्वक धरना देते रहेंगे। और इस चीज ने मेरे मन में ये सवाल खड़ा किया कि कितने दिनों तक ये वहां रहेंगे। उत्तर सीधा मिला, कितने दिनों का क्या सवाल है, जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक वापस नहीं जाएंगे। और ये इतना बड़ा फैसला यहां उन्होंने किया जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिल रहा है। आज आज नहीं, शायद कल उड़ीसा से चला हुआ किसानों का जत्था पहुंचा, और एक नौजवान लड़की कह रही है वहां पे कि हम एक लिस्ट लेके आए कि उड़ीसा में कहां कहां आंदोलन हो रहा है। और उसने जो चीज बताई, उसने एक नई चीज की तरफ इशारा किया कि फैसला सिंघू बॉर्डर पर किसान पंचायत में होता है, या गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पंचायत में होता है, या टिकरी बॉर्डर पर किसान पंचायत में होता है, लेकिन एक ही फैसला होता है। सीमा पर बैठे किसानों के बीच जब पंचायतों के फैसले के ऊपर राय मशवरा हो जाता है, तो उस फैसले को वो अपने सारे किसान संगठनों के पास भेज देते हैं। टीवी पे नहीं देते, अखबारों में नहीं देते,
क्योंकि अखबार वाले और टीवी वाले चाहते ही नहीं उनसे क्या उन्होंने फैसला किया। वो अपने नेटवर्क के जरिए, जो जाहिर है व्हाट्सएप या मोबाइल के जरिए या फेसबुक के जरिए या फोन के जरिए, वो अपने सारे जो उनके हर प्रदेश में किसान संगठन उनको भेज देते हैं। उड़ीसा की इस बच्ची ने बताया, लड़की ने बताया, जवान लड़की है 18 साल की, इसने बताया कि मैं लिस्ट लेके आई हूँ, आप यहाँ फैसला करते हैं, उसका अमल हम उड़ीसा में करते हैं, हम कटक में करते हैं, हम भुवनेश्वर में करते हैं, हम जहां जहां भी उड़ीसा के हिस्से हैं वहां करते हैं। कई जगहों के नाम उसने बताए कि हम फौरन वहां पर इसका अमल करते हैं। और अगर वहां हो रहा है अमल, केरल में भी हो रहा है। और आज मुझे एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक नई बात बताई कि केरल में इस किसान आंदोलन की चर्चा चाय की दुकानों पर वैसे ही हो रही है, बल्कि उन्होंने प्रतिपक्ष नंबर से पूछा हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर ने, उनका ये बताइए कि कहीं आपने उत्तर भारत में, क्या आपने सुना है कि चाय की दुकान के ऊपर ब्राजील की चर्चा हो, चाय की दुकान के ऊपर इसराइल की चर्चा हो, चाय की दुकान पर ब्रिटेन की चर्चा हो, स्वीडन की चर्चा हो, अमेरिका की चर्चा हो? मैंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं होता। तो केरल में होता है। केरल में जितनी चाय की दुकानें हैं वहां पर आपको चर्चा का स्तर बिल्कुल अलग मिलेगा। हमारे यहाँ कुछ और विषय चाय की दुकानों पे डिस्कस होते हैं और केरल में अंतर्राष्ट्रीय विषय डिस्कस होते हैं। मैंने पूछा कारण है, का एक ही कारण है, केरल में 100% साक्षरता है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, तो वो दुनिया से अपने को जोड़े रखना चाहता है। और उसी ने ये बताया कि हमको वहां जाके पता चला कि दुनिया में कहां कहां हमारे किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। ये केरल की दुकानों पे चर्चा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि फ्रांस के अखबारों में ये निकला, वो कह रहे हैं लंदन के अखबारों में निकला, कुछ जगहों पे लोग बता रहे हैं कि इसराइल के अखबारों में भी इसकी चर्चा हो रही है, जहां की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसराइल की सरकार तो भारत सरकार की दोस्त है और भारत सरकार के साथ उसके संबंध हैं सामरिक और आर्थिक। लेकिन वहां भी चर्चा हो रही है कि उन देशों में वहां के अखबार क्या क्या आपस में बात कर रहे हैं। ये है केरल की चाय की दुकानों का असर, जहां चर्चा हो रही है, इसका मतलब पूरे केरल में चर्चा हो रही है। और उड़ीसा की इस बच्ची ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ किसानों का कार्यक्रम तय होता है, उसी तरीके से उड़ीसा के कस्बों में, गांव में उसके ऊपर अमल होता है। मैं उसकी बात पे इसलिए भरोसा करता हूं क्योंकि किसानों का जो पहला जत्था पहुंचा था बाहर से, उनमें उड़ीसा भी था। उड़ीसा के लोग, उड़ीसा के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, उन्हें खाना नहीं खिलाया, तो बनारस और इलाहाबाद के छात्रों ने उन्हें खाना खिलाया और उन्हें लेकर के धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर तक आए, फिर वहां से वो सिंघू बॉर्डर गए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उड़ीसा में आंदोलन करने के लिए वापस जा चुके हैं। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, अब दूसरे प्रदेशों की बात की। हर जगह से खबरें आ रही हैं कि हर जगह किसान पंचायतें शुरू हो रही हैं। जाहिर है, जिसको हम दरबारी मीडिया कहते हैं, चैनल कहते हैं, वो इसे आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है और ये सत्य है। और सबसे बड़ी चीज जो किसानों के साथ हो रही है कि अब किसान किसी का आह्वान नहीं कर रहे हैं। आज दिन में एक कमाल की बात हुई, आज दिन में सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्विटर है, उस ट्विटर पर 3 खबरें चल रही थी, ट्रेंड कर रही थी। और वो ट्रेंड कर रही थी रोजगार दो, गो बैक और एक तीसरी और। लोग कह रहे हैं कि 7 मिलियन के आसपास लोग थे जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और तो और छोड़िए, लोगों की जागरूकता के स्तर देखिए। आप जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं या मेरे दिन में बाकी जो 2-3 प्रोग्राम होते हैं उनको आप देखते हैं, हमारे साथी बताते हैं जो इस चीज को कंडक्ट करते हैं कि वहां पर 1000 लोग, 2000 जो भी आपस में लाइव देखते हैं, वो लोग आपस में लड़ते हैं। एक गाली देता है तो 4 उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं कि तुम गलत गाली दे रहे हो। जाहिर है, गाली देने वाला एक आईटी सेल है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगता है कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, किसानों को तोड़ने की कोशिशें बेकार हो रही हैं।
तो किसानों के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज कम करो, या उनकी आवाज को भूतरा करो, या उनकी आवाज को कंफ्यूज करो, वो जो कह रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, या किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जितने साथी काम कर रहे हैं, चाहे वो आशुतोष हों, चाहे अभिसार हों, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हों, चाहे अजीत अंजुम हो, जितने लोग सोशल मीडिया पे आकर के अपनी बात कहते हैं, उन लोगों को अब अपनी बात का जो सवाल उठते हैं जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लोग खुद जवाब देने लगे हैं, और यही लोकतंत्र का असली महत्व है। लोकतंत्र में लोग उन सारे लोगों को जवाब देते हैं जो गलत बोलते हैं, और लोकतंत्र का ये चेहरा देख करके मन में खुशी होती। लेकिन आपने आज एक खबर और देखी होगी, जो खबर आई है शायद टटोलने के लिए, क्योंकि अभी तक उसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला है। आज हमारे साथ प्रेस काउंसिल के सदस्य प्रसिद्ध पत्रकार जयशंकर गुप्त थे। उन्होंने कहा कि प्रेस काउंसिल में तो अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई, लेकिन एक मंत्री महोदय ने कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो सरकार विरोधी हैं, जो देश के खिलाफ लिखते हैं, जिनका लिखना और कहना देशद्रोह की परिभाषा में आ सकता है। इसलिए उस पर क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इसका एक कंट्रोल होना चाहिए, इसकी एक नियामक संस्था बननी चाहिए। दूसरी खबर आई कि प्रेस काउंसिल को इसकी जिम्मेवारी देने की बात है, लेकिन प्रेस काउंसिल के सदस्य ने तो आज डिनाई किया कि उनके पास कोई ऐसी चीज आई है। पर हाँ, सरकार ने टटोलने की कोशिश की है, और वो इसलिए भी शायद उसने की होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब बात चल रही थी एक टीवी चैनल की, जिस टीवी चैनल ने देश में एक तरह से सांप्रदायिक स्थिति को बढ़ावा देने का काम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया था। वहां पर सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सवाल टीवी चैनलों को कंट्रोल करने का नहीं है, क्योंकि टीवी चैनल तो सरकार के कंट्रोल में है। अटॉर्नी जनरल कि टीवी चैनल तो सरकार के कंट्रोल में है, कंट्रोल करने की जरूरत सोशल मीडिया को है। अटॉर्नी जनरल लिखित जवाब में सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं। तो जब वहां उन्होंने पूछा भी कंट्रोल करने से आपका क्या मतलब है, वो खामोश है। लेकिन लग रहा है कि उस समय से सरकार के दिमाग में ये है कि वो सोशल मीडिया जिससे वो चुनाव 2-2 बार जीते, जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी छवि अच्छी बनाई, जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की, अब वही सोशल मीडिया उनके खिलाफ। और मैं एक चीज बताता हूँ, जब सरकार के खिलाफ 2016 तक एक वाक्य कोई नहीं सोशल मीडिया पे कहता था, कोई कार्टून नहीं बनाता था, सब भरोसे के साथ सोशल मीडिया को देखते थे 2014 से 2016 तक। लेकिन 16 में ये पता चला कि सारी चीजें सुपरफिशियल हैं और ये जमीन पे नहीं उतर रही। क्या परिणाम हुआ? सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा तंज, सबसे ज्यादा कार्टून, सबसे ज्यादा टिप्पणियां हमारे ही देश के एक व्यक्ति के खिलाफ हुई। और मजे की चीज, उस व्यक्ति के खिलाफ जो टिप्पणी हुई उनका विरोध सिर्फ आईटी सेल के लोग कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है। ध्यान दीजिए, जो विरोध करते हैं 100 में 10 विरोध करते हैं, वो 10 आईटी सेल के लोग हैं, 90 लोग जनता के हैं जो उसका समर्थन करते हैं। आप खोलिए फेसबुक, चलिए फेसबुक ही मैं आपको या यूट्यूब उदाहरण के लिए बोलता हूँ, जहां से आपको चावल कितना पका है ये मालूम चलेगा। आप देखिए, आपको सीधे प्रमाण मिल जाएगा। मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें, अफवाहों से बचने का एक ही तरीका है, या गलत सूचनाओं से बचने का, कि आप खुद उसे क्रॉस चेक करें। और जब आप 3 जगह क्रॉस चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। हालांकि आजकल सही और गलत में भी इस तरीके से पैकेजिंग की जा रही है कि आप उसको तलाश कैसे करेंगे सही है या नहीं सही है। फेक न्यूज का मुकाबला करने वाली साइट्स भी फेक न्यूज फैला रही है।
इसलिए आपको समाचारों से ज्यादा अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ये आदमी जो लिख रहा है ये मेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत उसी को सही मान लेते हैं, जिसको बहुत सारे मित्र व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 99% झूठ चलता है उसी को सही मान लेते हैं और उसको लेकर के फिर आपस में बहस करते हैं। बहस करते करते एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं। लेकिन किसानों का मसला ऐसा है दोस्तों कि किसानों को इस चीज की चिंता ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। किसानों को बस इस बात की चिंता है कि उनका जो धरना, उनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलता रहे और देश से, दुनिया से लोग उनके पास आते रहें। आने पर भी उन्हें उनकी ये इच्छा नहीं कि हमारे साथ आंदोलन में रहें, बल्कि आकर के उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें शुभकामनाएं दें। यही किसान चाहते हैं। और ये किसान बड़े किसान नहीं है, ये किसान छोटे किसान। मैं फिर दोहराता हूँ, कई बार मैं दोहरा चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी बार बार छोटे किसान का नाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश का हर किसान छोटा किसान है। 6.25 एकड़ की सीलिंग है, ज्यादातर ये सब 5 हेक्टेयर से कम के लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं छोटा किसान, जिसकी चिंता उनको बहुत है। अब वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश तो पूरा का पूरा छोटे किसानों के हाथ में है। तो आप वहीं इन कानूनों को लागू कर दीजिए। कौन से? एमएसपी के कानून को। एमएसपी का कानून एक बार लागू कर दीजिए आप, और फिर कहिए कि बाकी तीनों कानूनों पर हम बातचीत करेंगे। पर अब किसान साफ साफ एक बात कह रहे हैं कि आपने ये जो होर्डिंग अलाउ कर दी है, जमाखोरी की अनुमति दे दी है नए 3 कानूनों में, ये कब खत्म होगा? और वो भाव बता रहे हैं कि ये भाव वहां इतना है और अडानी जी के यहाँ इतना है, क्योंकि अडानी जी उसको इस समय कंट्रोल कर रहे हैं। खुदरे व्यापार को जरूर मुकेश अंबानी कर रहे हैं, लेकिन बड़े व्यापार को अडानी जी कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को अडानी जी और अंबानी जी में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी जो नया मोटेरा स्टेडियम गुजरात में हुआ है, जो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम का वहां पत्थर लगा था नींव में, जब बनना शुरू हुआ था, अब वो स्टेडियम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हम कल भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, देश में बहुत बात हो रही है। लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को एक स्टेडियम नहीं, 1000 स्टेडियम अपने नाम के बनवा लेने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को अपनी वैसे ही तस्वीरें बनवानी चाहिए, मूर्तियां, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की गांव गांव बनी। आपके समर्थक हैं, इतनी तस्वीरें बनवा सकते हैं। दक्षिण में खुशबू अभिनेत्री है, जितनी भी अभिनेत्रियां हैं उनके मंदिर बनते हैं, मंदिर बनवा डालिए। क्योंकि बनारस में तो आपको कही दिया गया है कि आप भगवान का अवतार हैं, शंकर का अवतार हैं। मेरा मानना है कि बिल्कुल होना चाहिए। पर हाँ, इस देश की बेरोजगारी को लेकर, किसानों की फसल के भाव को लेकर के कुछ तो सोचिए, या आप धीरे धीरे कन्फ्रंटेशन की उस स्थिति तक आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, और आपके बहाने मैं सरकार को भी बता रहा हूं, आपको किसानों का नया नारा पता है क्या? किसानों का पुराना नारा था जय जवान जय किसान। सुना होगा, जय जवान जय किसान। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो सेना से छुट्टी लेके जवान आते हैं, वो वर्दी घर पे उतारते हैं और धरने में शामिल हो जाते हैं। आके सिर्फ टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं, उनके यहाँ जो धरना चल रहा है, और वो धरना कुछ छूट भी ले रहा है। जैसे धरना चल रहा है तो सड़क जब उनकी मर्जी होती है हाईवे रोक देते हैं। धरना चल रहा है, जितने लोग जा रहे हैं उनको रोक लेते हैं, कह रहे हैं चलो चाय पी के जाओ, खाना खा के जाओ, खीर खा के जाओ। किसान कर रहे हैं। जो लोग वहां से जा रहे हैं वो अपना समर्थन उनको देते हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कोई बात नहीं, हम 2 घंटे 3 घंटे रुक जाएंगे। ये एक स्वतंत्र अलग तरह का आंदोलन है जो चल रहा है। अब किसानों ने क्या नारा दिया है जिससे सरकार को चिंतित होना चाहिए? सरकार को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, इनको थका दो। अगर सरकार का सोचना सही है तो किसान थक जाएगा, अपने घर चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं थका और नहीं घर गया तो क्या कहानी बनेगी? क्योंकि पूरे आंदोलन का शिफ्ट, उसकी लीडरशिप अब महिलाओं के हाथ में जा रही है।
और महिलाओं के मन की मजबूती का अंदाजा आपको हो सकता है। अगर वो गलत काम करती हैं तब भी मजबूती से करती हैं, सही करती हैं तब भी मजबूती से करती हैं, पर जो करती हैं मजबूती से करती हैं। इस आंदोलन की लीडरशिप महिलाओं के हाथ में जाएगी, छात्रों के हाथ में जाएगी, और किसान चारों तरफ घूम करके इसे कंसोलिडेट करने की कोशिश करें। अब उनका नया नारा क्या है? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता। अब जय जवान जय किसान से आगे बढ़ गया, जय जवान जय किसान और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब मजदूर, चाहे वो दिहाड़ी वाला मजदूर हो, चाहे वो संगठित मजदूर, अगर वो किसानों के साथ शामिल हो गया तो इस आंदोलन का विस्तार कितना होगा, कैसे होगा, आप समझ सकते हैं। आप ये मत समझिए कि मैं किसानों के हक में कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो नहीं हो रही है। आप खुद देख लीजिए, आप उस जगह के अखबार ढूंढिए जहां के बारे में आप जानना चाहते हैं। आप आंध्र के बारे में जानना चाहते हैं, आप कर्नाटक के बारे में जानना चाहते हैं, आप इंटरनेट पे डालिए वहां का कोई भी अखबार, कर्नाटक के किसी जिले का कोई भी अखबार, और उसके फ्रंट पेज को देख लीजिए, उसमें किसान आंदोलन की दो तीन खबरें जरूर हों। ये है किसान आंदोलन। आपको किसी से, किसी दरबारी चैनल के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी दिल्ली से या बंबई से या कलकत्ता से निकलने वाले अखबार को देखने की जरूरत नहीं, किसी राजधानी से निकलने वाले अखबार को देखने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट के ऊपर अखबारों के जिले जिले के संस्करण हैं, उस जिले का नाम डालिए, वहां सिर्फ इतना डालिए किसान आंदोलन इन कर्नाटका, किसान आंदोलन, न्यूज ऑफ किसान आंदोलन इन उड़ीसा, कुछ भी हिंदी में डालिए कि किसान आंदोलन के समाचार तमिलनाडु में। आप देखिए इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, अंदाजा मिल जाएगा, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगे कि कहाँ कैसा आंदोलन हो रहा है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद इसको तलाश सकते हैं। और देखिए कि हिंदुस्तान में किसान आंदोलन के बारे में अगर और जानना है तो आप देखिए विश्व में किसान आंदोलन के समाचार, तो विश्व के समाचार आपको हिंदी में मिल जाएंगे, उसमें लिख दीजिए हिंदी में जानकारी चाहिए विश्व में किसानों को लेकर के क्या कहा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि बरनाला की मीटिंगें, इस किसान आंदोलन की शांति प्रियता, इसका डिसेंट्रलाइज होना, इसका कोई एक नेता न होना, मिलजुल करके फैसले करना, ये वो तत्व हैं जो तत्व सारी दुनिया को अचंभे में डाले हुए हैं, अचंभे में। और मैं आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान में ही हो सकता है, क्योंकि ये देश दंगाइयों का देश नहीं है, ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश जयप्रकाश नारायण का देश है, ये देश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का देश है, ये देश अटल बिहारी वाजपेयी का देश है। इस देश में अलोकतांत्रिक चीजें कम चलती हैं, थोड़ी चलती हैं और थोड़े दिन चल करके अपने आप मर जाती हैं, पर जो शाश्वत है वो सत्य है, अहिंसा है, प्यार है, मानवता है, यही चलता है। और हिंदुस्तान तो वैविध्य लोगों का देश है, वैविध्य विचारधाराओं का देश है, और उन विचारधाराओं में कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तभी होती है जब लोग लड़ाई कराने के लिए पैसा खर्च करें या लोगों को बरगलाएं। इसलिए आप सारे देश के आंदोलन की स्थिति जान सकते हैं, विश्व के आंदोलन की स्थिति जान सकते हैं। आपको किसी प्रकार के, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, मति भ्रम नहीं होगा। आप समझ जाएंगे वहां के छोटे छोटे अखबार इस खबरों को दे रहे हैं, बड़े अखबार नहीं देंगे जो इन बड़े शहरों से कलकत्ता बंबई दिल्ली वगैरह से निकलते हैं, ये नहीं देंगे, लेकिन वहां के छोटे अखबार, अपने यहाँ का वही टाइम्स ऑफ इंडिया है, वही हिंदुस्तान टाइम्स, एक छोटे जिले का, चाहे किसी भी प्रदेश को ले, आपको सत्य का पता चल जाएगा। और ये सत्य का पता आपको ये सोचने पे विवश करेगा कि हमारे पास जो समाचार आ रहे हैं दरबारी चैनलों के द्वारा, क्या हम इनके ऊपर भरोसा करें। चलिए आप किसी भी प्रदेश में लगा उसमें डाल दीजिए नेट पे,
छात्रों का आंदोलन में कितना सहयोग है, कितना योग है, आपको बस खबर आ जाएगी। क्योंकि अभी इंटरनेट उस तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है। जब कंट्रोल होगा तब देखा जाएगा। मंत्री जी नियम बनाएंगे, संसद में पास करेंगे, कुछ लोगों को जेल भेजेंगे, लेकिन जेल भेजेंगे तो जिस तरह दिशा रवि को कोर्ट ने छोड़ा। आप जानते हैं सारी दुनिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम नहीं हो रहा है। पुराने चीफ जस्टिस को गालियां मिल रही हैं, रंजन गोगोई को, लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एक जज राणा साहब को सारी दुनिया में वाहवाही मिल रही है। इतना ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि जो जिस देश की न्याय प्रणाली, पंचायत प्रणाली इतनी ज्यादा मजबूत रही हो, पंच को परमेश्वर कहा गया हो, उस देश में एक जज का फैसला सारी दुनिया में इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका को तोड़ने की कुछ शक्तियों के द्वारा कोशिश हुई। न्यायपालिका को का चेहरा खराब करने की कुछ शक्तियों के द्वारा कोशिश हुई, लेकिन उसी न्यायपालिका से हिम्मत के साथ एक एडिशनल जज ने, सेशन कोर्ट के एडिशनल जज ने जब उसका विश्लेषण किया, तब पता चला कि ये न्यायपालिका क्या है, और सारी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है, तारीफ हो रही है। ये तारीफ भारत की तारीफ है, भारत की परंपराओं की तारीफ है, भारत की जनता की तारीफ है, भारत के सम्मान की तारीफ है, भारत के गौरव की तारीफ है, भारत की देशभक्ति की तारीफ है, देशद्रोह की तारीफ नहीं है। उन लोगों की तारीफ नहीं है जो देशभक्ति के नाम पे देशद्रोह कर रहे हैं, जो टेलीविजन चैनलों में घुसे हुए हैं, जो पाकिस्तान और चीन की का कद बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों की तारीफ नहीं, ये तारीफ उनकी है जो हिंदुस्तान के सचमुच देश प्रेमी लोग। तो संतोष भारती शो में आज बस इतना ही। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरह किसानों ने अपने सर के ऊपर गर्मी से बचने का इंतजाम कर लिया, सरकार न करे। पानी नहीं देती है, लोग अपने घरों से पानी आके दे जाते हैं। कुछ जगहों पे उन्होंने बोरिंग करके छोटे छोटे पंप लगा लिए, कुछ जगहों पे छोटी छोटी खेती कर ली है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये होता है रचनात्मक आंदोलन। गांधी जी ने कहा था आंदोलन भी करो, रचनात्मक काम भी करो। तो ये बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बड़े लोग भी सीख रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, और देश की विभिन्न समस्याओं पर अपना दिमाग भी बना रहे हैं। इसलिए आंदोलन किसानों का संघर्षशील भी है और रचनात्मक भी है। मैं आपसे विदा लेता हूं और हमेशा की तरह फिर अनुरोध करता हूं, मुस्कुराते रहिए। बहुत तनाव है, बहुत परेशानियां हैं, जिंदगी की परेशानियां हैं। जिंदगी की परेशानी क्या है? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि कोई भी अब उसके बारे में बात करता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं करती। वो पुराने लोग याद आते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, जो पेट्रोल की 20 पैसे की कीमत को लेकर सड़कों पे नाचते थे, धरना देते थे, भाषण देते। एक मुख्यमंत्री भी बहुत भाषण देता था। आज कई सारे इस कैबिनेट में मंत्री हैं, लगभग सभी महंगाई को लेकर के और खासकर पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर बात करते। तब कहाँ चले गए वो लोग? पता नहीं कहाँ गए वो लोग। उन्हें तलाशिए, उनके लिए पोस्टर लगाइए, ये शख्स कहाँ है कि अब महंगाई 100 रुपए पेट्रोल पे आके रुक गई है। अब इनकी जुबान खामोश है। कुछ महिलाएं थी जो पता नहीं क्या क्या करती थी, कुछ नेता थे जो पता नहीं क्या क्या करते थे। इन सबकी तलाश कीजिए कहाँ है, और अगर पता चले तो उन्हें खत लिखिए। अगर उनका नंबर तो आपके पास होगा नहीं, क्योंकि ये लोग नंबर बदलते रहते हैं और इनके नंबर प्राइवेट होते हैं जो आपको नहीं पता चलेंगे, पर उनके दोस्तों का नंबर आपको पता होगा, उनके पार्टी के लोगों का नंबर पता होगा। उन्हें एक मैसेज तो कीजिए कि 100 रुपए पेट्रोल। और उस टेलीविजन के संपादक को जरूर तलाशिए जो कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा रही है, इसका मतलब देश विकास कर रहा है। ये वो हैं जो खून चूसू, आपके दर्द में मजा लेने वाले लोग हैं। ये उसी बिरादरी के लोग हैं जो
40 लोगों की शहादत को मजाक का विषय बनाते हैं। यहाँ पे पुलवामा में 40 लोगों की शहादत को मजाक का विषय बनाते हैं कि अब तो जीत हो ही जाएगी। ये ऐसे वल्चर्स हैं, ये ऐसे गिद्ध हैं, इन गिद्धों को पहचानिए। और मैं अपना प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करता हूं, आपको सादर नमन करता हूं और फिर पुनः कहता हूं कि अपनी मुस्कुराहट को सम बचा के रखिए, बनाए रखिए। नमस्कार। जय हिंद।